जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एस के झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक आई है बिहार एसएससी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और अन्य एग्जामों के लिए, उसमें आज हम चैप्टर 12 ऊष्मा और ताप को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक को सॉल्व कर लिया है और उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें लगभग 275 प्रश्न दिए गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला सवाल है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता मापी जाती है किसमें? तो ऑप्शन ए टन में। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता मापी जाती है टन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एस आई इकाई को व्यक्त करता है? ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है कौन? ऑप्शन सी केल्विन के। अगला सवाल है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत प्रभाव का उत्पादन डैश के द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी दाब के द्वारा। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है? तो दाब के द्वारा। अगला सवाल है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। विकिरण पैरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? तो ऑप्शन सी पैरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पैरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला सवाल है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः? तो ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है? तो अनंत। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है अनंत। अगला सवाल है, एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? तो निम्न। एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? तो निम्न। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो ऑप्शन सी वाष्पीकरण जो है एक सतही घटना है। अगला सवाल है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो ऑप्शन ए -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित स्थितियों में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है? निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है? तो निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को। प्रकाश विद्युत प्रभाव को। अगला सवाल है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ता है? किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान द्रव दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर देता है? इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर देता है? ऑप्शन बी सोलर सेल। सोलर सेल। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण। अगला सवाल है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन।
विद्युत का सुचालक कौन नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला सवाल है, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने की लिए आवश्यक है। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। फिर देख लीजिए एक बार, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो द्रव्यमान की गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? सर्वाधिक ऊष्मारोधी है किसमें? तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। अगला सवाल है, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? तो ऑप्शन ए पीवी और एच जी, पीवी और एच जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो थर्मिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो थर्मिस्टर। अगला सवाल है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? ऑप्शन सी काला। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाती है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो ऑप्शन ए गलनांक बिंदु कहलाती है। अगला सवाल है, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं क्वथनांक। किसी परिस्थितक का अपेक्षित गुणधर्म है? किसी परिस्थितक का अपेक्षित गुणधर्म है क्या? तो इनमें से सभी, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। ठीक है। अगला सवाल है, गर्मी अवशोषित करने के लिए गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। पानी का हिमांक बिंदु डैश है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु डैश है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है? परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम। शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम। अगला सवाल है, कार्यजनिक डैश को दर्शाता है? कार्यजनिक दर्शाता है कम तापमान को, कम तापमान को। अगला सवाल है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए ऊन ऊष्मा का कुचालक है, क्योंकि ऊन जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। अगला सवाल है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है? तो अवशोषित करता है। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। अगला सवाल है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ठीक है, आपको सही चुनना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, ये सही है। लोहा गर्मियों में फैलता है इसलिए। तो ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। यानी लोहा जो है गर्मियों में फैलता है इसलिए लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है? तो पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ के द्रव्यमान पर, विशिष्ट ऊष्मा पर और ताप की परिवर्तन दर पर। अगला सवाल है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर
उड़ जाता है इसलिए। अगला सवाल है, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती, तो थर्मल ऊर्जा की मापन से। अगला सवाल है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के लिए। वाष्पीकरण के लिए। अगला सवाल है, ऊष्मागतिकी का सुनेवा नियम यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही है। तो ऑप्शन बी, निम्न में से कौन सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो न्यूनतम। अगला सवाल है, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है तो विकिरण के लिए। अगला सवाल है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है तो विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं तो समान तापमान तक। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं तो समान तापमान तक। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है तो सममितीय। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है तो सममितीय। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं। तो एंथैल्पी। एंथैल्पी। अगला सवाल है, संघनन क्या है। संघनन क्या है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन। पानी का वाष्पोत्सर्जन है। पानी का वाष्पोत्सर्जन है तो ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी परिवर्तन। ऊष्माशोषी परिवर्तन। अगला सवाल है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला सवाल है, उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन सी, द्वितीय नियम। अगला सवाल है, कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न है। क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो निम्न है। उस उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, 273 केल्विन का मान क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मान है 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। ऑप्शन बी, पास्कल जो है ये तापमान का मात्रक नहीं है। अगला सवाल है, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है तो T1 ग्रेटर देन T2। अगला सवाल है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहा जाता है क्या। तो बॉयल का नियम। तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहा जाता है बॉयल का नियम। अगला सवाल है, थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। तो ऑप्शन सी, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है तो थर्मल रेजिस्टेंस। अगला सवाल है, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला समान फैलेगा। तो दोनों गोला जो है वो समान फैलेगा। अगला सवाल है, डैश तंत्र
तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो ऑप्शन ए संवहनी संबंधी तंत्र, संवहनी संबंधी तंत्र। अगला सवाल है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है तो संवहन। अगला सवाल है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है। तो ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मा अंदर लेने तथा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, समतापीय स्थिति में समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है तो बाह्य कार्य में। समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है तो बाह्य कार्य करने में। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप कम होती है। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो ताप जो है वो कम होती है। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है वह है तो ऊष्मा इंजन। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है वह है ऊष्मा इंजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है तो तांबा। एक आदर्श गैस एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है क्या। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है क्या। तो इसका ताप स्थिर होता है, इसका ताप स्थिर होता है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है क्या तो अनंत होती है। वायुमंडल में वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडल में वायु जब ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है इसलिए। अगला सवाल है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगला सवाल है, संवहन होता है तो द्रव तथा गैस दोनों में। संवहन होता है द्रव तथा गैस दोनों में। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है तो ऑप्शन बी निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। यदि एक द्रव को भारीता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है तो इनमें से कोई नहीं। यदि एक द्रव को भारीता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है, इनमें से कोई नहीं। एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है तो ऑप्शन डी सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। अगला सवाल है, जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होगा। तो ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा। तो ऑप्शन ए लाल। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा लाल। अगला सवाल है, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा की तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह है तो श्याम एवं विषम। एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा की तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह है श्याम एवं विषम। अगला सवाल है, ध्रुव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस ध्रुव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उतापमापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उतापमापी से। अगला सवाल है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो ऑप्शन सी आपेक्षिक आर्द्रता का। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उतापमापी जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है तो ऑप्शन सी स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक या ब्रेड कंडक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक या बेड
कंडक्टर है? तो ऑप्शन ए लकड़ी। अगला सवाल है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला सवाल है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जो है वो अधिक है। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? ऑप्शन सी ग्रेफाइट। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? जो है वो किसका सूचक होता है? तो ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला सवाल है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ऑप्शन सी डेवी ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए जे बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ऑप्शन बी 32 डिग्री के बराबर। अगला सवाल है, यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो कांच नली थर्मामीटर में पारद क्या होगा? तो कार्य नहीं करता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली में थर्मामीटर में पारद जो है वो कार्य नहीं करता है। अगला सवाल है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? तो एल्युमिनियम का उच्च होता है। अगला सवाल है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? तो घटते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान जो हैं वो घटते हैं। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला सवाल है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रभाव का तात्पर्य होता है? क्या? तो ऊष्मा प्रभाव की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव समय पर आधारित ना हो। ना हो। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। ऑप्शन नंबर ए। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो ऑप्शन डी पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। अगला सवाल है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो
जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और फिर बढ़ेगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? साइकिल के ट्यूब जो हैं वो अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो अव्यवस्थित होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो वो बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगला सवाल है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्योंकि पानी जो है वो जमने पर फैलता है। अगला सवाल है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसलिए। अगला सवाल है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, बर्फ बनी झील बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। झील की तली पर जो बर्फ है वो नहीं जम पाती, इसलिए। ऊष्मा का संचरण डैश की विधि है। ऊष्मा का संचरण डैश की विधि है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। चालन, विकिरण और संवहन। चालन, विकिरण और संवहन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो ऑप्शन ए चालन के द्वारा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि के द्वारा। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी संवहन के द्वारा। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। विद्युत केतली में पानी गर्म होती है। विद्युत केतली में पानी गर्म होती है, ऑप्शन बी संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन बी विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन सी विकिरण विधि में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? माध्यम के कण जो है गति नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी विकिरण में ही। अगला सवाल है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन डी चांदी। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा। ठीक है। निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? कौन सी राशि जो है इनमें मूल राशि नहीं है? तो ऑप्शन डी आयतन जो है ये मूल राशि नहीं है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान क्या होगा? तो बढ़ता है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है। अगला सवाल है, परम शून्य वह ताप है जिस पर परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति जो है वो रुक जाती है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन बी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऑप्शन ए ऊपर काला और नीचे सफ़ेद। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होगी?
चांदी की उसमें चालकता जो है वो तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होगी, तो अधिक होती है, अधिक होती है। अगला सवाल है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है क्या, तो उसमें विकिरण को, उसमें विकिरण को। करे जारे में झील की सतह हिमस्खलित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, तो ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसलिए, जल की सघनता जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसलिए। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, तो गर्म होगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, गर्म होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन सी, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। अगला सवाल है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण डैश कहलाता है, ऑप्शन बी, संवहन। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होंगे, तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति जो हैं वो ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में गर्मी अधिक महसूस करते हैं। अगला सवाल है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है, तो गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश में होता है, तो गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में। अगला सवाल है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है, तो उपयुक्त सभी पर, इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। ठीक है। अगला सवाल है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए। ठीक है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो ऑप्शन बी, उसके पास जो प्रकाश पहुंचता है इसे वे परावर्तित करते हैं इसलिए। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोधक होते हैं, ताप के अच्छे शोधक होते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होता है, तो ऑप्शन बी, भाप या स्टीम के द्वारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, तो ऑप्शन ए, किरचॉफ का नियम। स्टीफन का विकिरण नियम है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है, तो ऑप्शन सी, ई समानुपाती टी पर पावर 4 के, ई समानुपाती टी पर पावर 4 के। अगला सवाल है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है, तो न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। अगला सवाल है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। थर्मस फ्लास्क की आविष्कारक हैं, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, ऑप्शन ए, डीवार। ठीक है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, ऑप्शन डी, चालन, संवहन और विकिरण से। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है काफ़ी अधिक होती है इसलिए। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है किसमें,
तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में ऊर्ध्वपातन पदार्थ है तो उपयुक्त सभी कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और नेपथलीन है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन। किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परावर्तित होता है कहलाता है? तो गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है वो ऊष्मा पाकर द्रव में परावर्तित होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है तो क्वथनांक। द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो क्वथनांक। ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक जो है वो घट जाता है। ठीक है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होंगे? मिश्र धातुओं के गलनांक जो है उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होंगे? तो निम्न होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऑप्शन ए जूल। बर्फ का गलनांक बिंदु है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 273 केल्विन। 273 केल्विन। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परावर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है? तो हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परावर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है? हिमांक बिंदु। पानी का क्वथनांक डैश है। पानी का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है? तो एक्सपेंशन के कारण। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? ऑप्शन सी 373 केल्विन। 373 केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, जबकि कैलोरी है, जूल है और किलो कैलोरी भी है। ताप का ऐसा मात्रक क्या है? तो केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या है? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? ऑप्शन सी 4.2 गुणे 10⁻² जूल के, यानी 4200 जूल के। अगला सवाल है, मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, इसलिए। ठीक है। अगला सवाल है, बर्फ का दाब बढ़ाने से इसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। ठीक है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए गलन। अगला सवाल है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है? किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो ऑप्शन सी विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, तो विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? जल में। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी घटता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। वाष्पीकरण की दर जो है ये निर्भर नहीं करती है किस पे? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पे? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारकों पर। उपयुक्त सभी कारकों पर। जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक जो है ये क्या है? तो ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है।
जल की खुदली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला सवाल है, ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जो है वो क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक है। यानी जो वर्षा होती है वो जमकर बर्फ हो जाती है, इसलिए वहाँ हिमपात होती है। अगला सवाल है, पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है तो उपयुक्त सभी पर। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, यानी बाह्य ताप पर, वायु पर और वायुमंडलीय आर्द्रता पर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। किसी द्रव का किसी द्रव का इसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। पानी कब उबलता है? पानी जो है ये कब उबलता है? ऑप्शन सी, जल का स्थितीय वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। जल का स्थितीय वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तब। अगला सवाल है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है ऑप्शन सी, 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो घटेगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो ऑप्शन सी, 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 576 कैलोरी पर ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप से हाथ जो है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? तो ऑप्शन बी, ऊर्जा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। थर्मामीटरों थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है क्योंकि इसमें जो है उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो वही रहता है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। अगला सवाल है, शीतकाल में एक छोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है इसलिए। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मधारिता जो है अधिक है? किसकी ऊष्मधारिता अधिक है? तो ऑप्शन बी, जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी?
यदि तापमान में वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ऑप्शन बी, बढ़ती है। अगला सवाल है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन सी, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चालकता घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चालकता जो है वो घट जाती है। अगला सवाल है, जब बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो ये एक टुकड़ा बनाते हैं, यह घटना कहलाती है। ऑप्शन सी, पुनर्हिमायन। जब बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो यह एक टुकड़ा बनाते हैं, यह घटना कहलाती है पुनर्हिमायन। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? ऑप्शन सी, 273 केल्विन। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन सी, समस्त तापमानों पर। समस्त तापमानों पर। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो ऑप्शन डी, वाष्पन के कारण। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर जो है ये ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ऑप्शन डी, एंडर्स सेल्सियस के। एंडर्स सेल्सियस के। परम शून्य दाब की प्राप्ति डैश से होती है। परम शून्य दाब की प्राप्ति जो है डैश से होती है। तो ऑप्शन सी, -273 के तापमान पर। -273 के तापमान पर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने। रमफोर्ड ने। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो ऑप्शन ए, साफ मौसम होने पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब तब जो है ऑप्शन ए, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ऑप्शन बी, प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन में रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होती है? तो ऑप्शन ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन, ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में जो है ताप अपरिवर्तित रहती है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में भोजन जो है भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि से क्वथनांक जो है बढ़ जाती है। अगला सवाल है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा जो है अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित होगी। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक। दो गोले समान आकार के समान पदार्थ से बने हैं, एक ठोस एवं दूसरा खोखला। दोनों को समान ताप तक गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन सी, दोनों समान रूप से फैलेंगे। तांबे की तांबे की चकती में छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा? तो बढ़ेगा। गैस तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होती है क्योंकि क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैसों में प्रसार अधिक होती है। क्योंकि द्रव की अपेक्षा जो है गैसों में प्रसार अधिक होती है। यदि एक दुई धात्विक पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह ऊष्मा तो यह उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी। ऑप्शन सी, आयतन में। किसी पिंड की ऊष्म धारिता है किसी पिंड की ऊष्म धारिता है। तो ऑप्शन बी,
पिंड का द्रव्यमान गुणे पिंड के द्रव की विशिष्ट ऊष्मधारिता के। पिंड का द्रव्यमान गुणे पिंड के द्रव की विशिष्ट ऊष्मधारिता के। यदि वाता यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? तो ऑप्शन सी कम होती है। जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज़्यादा होता है तो जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज़्यादा होता है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। हम बेचैनी महसूस करते हैं, हमें पसीना कम आता है, कपड़े आसानी से नहीं सूखते। अगला सवाल है गमन एवं क्वथन। गमन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है? तो ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ताप मापने हेतु उपयोग में किया जाता है। ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी थर्मामीटर का। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होगी? तो ऑप्शन बी अधिक होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता जो है वो अधिक होनी चाहिए। 1 कैलोरी बराबर होती है तो ऑप्शन सी 4.156 जूल के। 4.156 जूल के। पिंड के ताप की परिभाषा पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी के डैश नियम में मिलती है तो ऑप्शन ए 0वां नियम में। आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है ऑप्शन डी वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में। वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना जो है अधिक खतरनाक है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है ऑप्शन सी 536 कैलोरी के। 536 कैलोरी के। अगला सवाल है वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित हुई वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है कहलाती है तो ऑप्शन बी ओस बिंदु। अगला सवाल है द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं तो ऑप्शन ए अवशीतन। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो ऑप्शन सी अपरिभाषित रहता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है। उच्च दाब जो है जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत या काला हो। अपरिष्कृत काला हो। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले यदि गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो ऑप्शन डी चालन से संवहन विकिरण और वाष्पन से। चालन संवहन विकिरण और वाष्पन से। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है डैश पर निर्भर नहीं करती है तो ऑप्शन सी घर्षण पर। किसी द्रव की वाष्पन दर जो है किसी द्रव के वाष्पन दर जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस तरल पानी के कणों में
उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो ऑप्शन डी, चूँकि बर्फ़ के चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने में हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। अगला सवाल है, हमें अधिकतर पसीना कब आता है? हमें अधिकतर पसीना जो है कब आता है? तो ऑप्शन बी, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। वायुमंडलीय दाब वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। वायुमंडलीय द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देता है, क्योंकि क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है अधिक होती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म होगी। पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म होगी तब। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो ऑप्शन ए, स्टीफन का नियम का। रेफ्रिजरेटर का परिस्थितित्र या फ्रीजर इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी, जिससे यह संबंध धारा के समुचित प्रभाव से सार भीतरी भाग को ठंडा कर सके। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑप्शन सी, विकिरण से। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु के द्वारा। एक लोहे की हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसकी लकड़ी से अधिक गर्म होगा, क्योंकि ऑप्शन डी, लोहा ऊष्मा का सुचालक होती है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, ताप युग्म का। ऊष्मा विकिरण की गति होती है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ऑप्शन बी, प्रकाश के बराबर। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? तो ऑप्शन ए, परम शून्य। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन डी, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को। जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए, क्यूरिता। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो पारे का स्तंभ गिर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है, क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि वाष्प जो है अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो ऑप्शन डी, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो ऑप्शन ए, 273 घटाना होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो जो है आपके एएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए जब बहुत लाभदायी है, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट ज़रूर देखें। और इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगला सवाल है, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए m0l2T-2, m0l2T-2। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो है क्या होती है? ऑप्शन सी द्रव। उसमें चालकता की इकाई डैश होती है। उसमें चालकता की इकाई डैश होती है, तो ऑप्शन बी जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। उसमें चालकता की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन।